के अंदर। तो सबसे बड़ा श्रृंखला अनशन का चौथा दिन आज जो कमान संभाली है वो दिल्ली ने संभाली है। और कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की होती है। दिल्ली के अंदर कहते हैं दिल्ली सत्ता का केंद्र है और दिल्ली के अंदर ही सब कुछ कहा जाता है। और पूरे देश से EPS 95 के जो पेंशनर हैं दिल्ली की तरफ रहा करके देख रहे हैं। तो आज वो दिल्ली के लोग हैं, वो दिल्ली के उन्होंने आज कमान संभाली है। तो दिल्ली की टीम के बहुत सारे सदस्य हैं, बहुगुणा जी हैं और भी लोग हैं दिल्ली के। और मानवर हमारे जो हैं अशोक राउत जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की टीम ने जो जोश दिखाया है, लगातार उत्तर प्रदेश आया, उत्तराखंड आया और अब दिल्ली की बारी है। उससे पहले भी अलग अलग लोग आते रहे और सब राज्यों से लोग आ ही रहे हैं, लगातार गए ही नहीं। उत्तर प्रदेश के लोग, कल मैंने देखा कि कल के धरने में भी उत्तर प्रदेश के लोग थे, कह रहे हम नहीं जाएंगे। और आज देखिए आज भी उत्तर प्रदेश के हैं और देखिए उत्तर प्रदेश के टिके हुए, उत्तराखंड के टिके हुए और दिल्ली अब जुड़ गई है। सर ये तो बढ़ता जा रहा है जो कारवां है। कह रहे हैं कि अब जो पुराने आए हैं वो तो टिके ही हुए हैं, नए भी बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है और पूरे देश में इसको सपोर्ट है। जो लोग आज यहाँ पर आप देख रहे हैं वो इतने ही लोग नहीं है। लोग बहुत मुश्किल से दिल्ली तक पहुंच पाते हैं और एक एक आदमी 1000 लोगों की भावना लेके आ रहा है। मेरे परिवार में भी कुछ लोग हैं जो EPS 95 के, उन्होंने आज मुझसे कहा कि आंदोलन दिल्ली का दिन कब है, क्या मैं भी चलूं? तो मैंने कहा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप वहां पे आराम करिए। तो मतलब लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता है, लेकिन वो स्वास्थ्य के कारणों से और अन्य कारणों से आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जो खिल रहा है, जो दिन खिल रहा है, जिस तरह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा और सरकार चेतेगी? देखिए ये टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, आंदोलन का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ेगा। सरकार के माथे इसकी गर्मी सरकार को पक्की पता चलेगी। कमांडर साहब, सरकार को पसीना आएगा? वैसे कहते हैं सरकार को आसानी से पसीना आता नहीं है और आप तो कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि सरकार वो होती है जो जैसे कौरवों की माती, उसकी आंख पे पट्टी होती है और जो सबसे बाद में बच्चा बैठा है वो भूखा ही रह जाता है, क्योंकि दूध तो आगे वाले बच्चे पी जाते हैं। सरकार का जो दूध या योजनाएं हैं वो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग लिए जा रहे हैं, ऐसे लोग खाए जा रहे हैं उसको, जो उसके लिए कहीं ना कहीं काबिल नहीं है या कहूँ जो उसके लिए लायक नहीं है। और जो लायक हैं, ये बात सही है कि गांधारी के आंखों पे पट्टी बंधी है, दुर्योधन दुशासन को बार बार उठा के दूध पिला रही है। जो ताकतवर है वही पी रहा है, जो ताकतवर है वही चिल्ला रहा है तो उसको पहले पी रहा है, जो पीछे रो रहा है उसकी तक आवाज भी नहीं जा रही है। जिस दिन गांधारी ये पट्टी खोलेगी तब उसको पता चलेगा कि सही वंचित कौन है और अंत्योदय कहाँ से करना है। गांधी जी कहते थे कि जब तक देश के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को हम सशक्त नहीं करेंगे, जब से सबसे कमजोर को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता। और यहाँ तो आप लोग तो बड़े उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि क्या ही कहें, और उसमें ना तो शारीरिक क्षमता रहती है और मानसिक क्षमता भी थोड़ी कमी हो जाती है, उतना तरीके से लोग भूलने लगते हैं, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो सबसे कमजोर तो आप ही लोग हैं। वृद्धजन कहते हैं शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं, हर तरह से कमजोर है, और पैसे से भी अगर उनको कमजोर कर दिया जाएगा तो कैसे जीवन यापन होगा? आपकी बात सही है, हमें कमजोरियां तो है, लेकिन आज फिर भी डटे हुए हैं सारे लोग। जो है ये 80 साल के 70 साल के जवान हैं और देश का इतना बड़ा मुद्दा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया नहीं, किसी श्रमिक संगठन ने उठाया नहीं, वो मुद्दा उठाने के लिए आज ये सब लोग खड़े हुए हैं, मजबूती से खड़े हैं। पूरे देश में इन्होंने इतना बड़ा संगठन बनाया है कि आज ये विश्व का सबसे बड़ा ज्येष्ठ नागरिकों का संगठन है। कमांडर साहब, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे ये वृद्धजनों का आप आंदोलन कर रहे हैं, EPS 95 आंदोलन है, इसके अंदर क्या हो, कैसे हो कि ये पूरे देश का आंदोलन बन जाए? युवा कैसे जुड़े, महिलाएं कैसे जुड़े और लोग कैसे जुड़े, वो तरीका आपको खोजना पड़ेगा। मजदूर तो कल आए थे, मजदूर के नेता आए थे, वो भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोई स्कोप बना रहे हैं उसके लिए? देखिए, स्कोप इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, ये स्कोप बन चुका है, देश का आंदोलन बन चुका है। अच्छा, अगर आपके घर में एक बूढ़ा EPS पेंशनर है तो आपके घर के जवान भी उसी के भावना के साथ जुड़े हैं। हाँ। महिलाएं भी जुड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि मेरा बाप अलग लड़ रहा है और मैं अलग लड़ रहा हूँ। ये तो पूरे ये मुद्दा ऐसा बन चुका है, वो घर घर का मुद्दा है। आप अगर सर्वे करो,
हर तीसरे चौथे घर में आपको ईपीएस का आदमी मिलेगा। आप किसी से भी पूछो, हाँ मेरे घर में खुद है तो मैं हाँ किसी से भी पूछो, किसी का मामा ताऊ तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है भारत का। सरकारी कर्मचारी बहुत कम होते हैं जो सरकार का योजना चलाते हैं या देश चलाते हैं, वो उनकी संख्या बहुत कम होती है। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, जो प्राइवेट में है, सेमी गवर्नमेंट में है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, पीएसयूज में, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। ये मुद्दा ये ओपीएस एनपीएस से भी बहुत बड़ा है। ईपीएस का मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम लोग जवान ना होने के कारण हम लोग शायद अपनी आवाज पहुंचाने में थोड़ी देरी हमसे हो गई, क्योंकि हम बिखरे हुए थे। लेकिन आज देश एकत्र हुआ है, पूरा देश का ज्येष्ठ नागरिक एक हुआ है। आप देखिए आज आसाम में, सिलचर में, कहीं भी देखिए, गुवाहाटी में, उधर त्रिपुरा में, हर जगह हमारे लोग हैं। अंडमान में हमारी संगठन है, श्रीनगर में संगठन है। तो ये जो है ये जाया नहीं जाएगा। एक आदमी अगर आपके घर का ईपीएस का पेंशनर है तो उसको जब पेंशन मिलेगी उसका सम्मान बढ़ेगा, तो उस फैमिली का भी सम्मान बढ़ेगा। बुजुर्ग थे, आज सुबह सुबह दिल्ली में ही आए थे धरने में, वो चले गए। तो बड़ी उम्मीद से उन्होंने एक मुझसे सवाल पूछा, कमांडर साहब वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। उन्होंने कहा मुझे अभी 2300 रुपए मिलते हैं, क्या 7500 हो जाएंगे, क्या लग रहा है? और हो जाएंगे तो उन्होंने कहा अगर हो गए तो मैं तो कहते हैं गंगा नहा लूंगा, मतलब मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी, मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। और जो जिंदगी भर मैंने किया, कहते हैं ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मतलब वो भाव विभोर हो गए थे। वो पूछने जा रहे थे कि मेरा सवाल ये कमांडर साहब से पूछना, कमांडर साहब कब तक हो जाएंगे? ये जल्दी होगा और हमें गारंटी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन लोगों की भावनाओं के साथ व्यवस्थित न्याय करेंगे। 7500 महंगाई भत्ता जरूर देंगे मिनिमम पेंशन की तौर पे। जिनको ज्यादा पेंशन है उस अनुपात में उनका भी बढ़ना चाहिए। तो ये जरूर होगा, उनको आप बताइए, निश्चिंत रहिए। प्रधानमंत्री जी की 2 बार की गारंटी है, ये होना चाहिए, होगा। चुनाव पास में है, बजट जा चुका है, चुनाव आचार संहिता लग भी जाएगी, तो जो कुछ होना है उससे पहले ही, जो कुछ होगा उससे पहले ही होगा, वरना तो फिर टल जाएगा मामला। और फिर जो मई और जून के बाद जो सरकार है, सरकार जो भी आएगी उस पर टल जाएगा। तो इसके लिए क्या रणनीति है कि अभी 10, 15, 20 दिन जो है उनके उसमें रणनीति कुछ नहीं, हमारा सातत्य है, कंसिस्टेंसी है। हम यहाँ लगे रहे हैं और यहीं पे बैठेंगे। यहाँ से वापस तभी जाएंगे जब हमारा निर्णय होगा। और ये निर्णय सरकार, अभी सरकार के ऊपर मदार है। लोग देख रहे हैं कि सरकार ने कितने वचन दिए हैं, अपना वचन कितना निभा रही है। 2012 से सरकार ने वचन दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो 90 दिनों में करेंगे। 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सरकार को 10 साल हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये जनता देख रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपने लगातार अपने मूवमेंट को नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट रखा है। अब तक ऐसा देखा जा रहा है कि किसी पार्टी के सब तरह के लोग आते हैं, लोग कहते भी हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। क्या लगता है कि कोई स्टैंड लेंगे आप लोग? कुछ लोग कहते हैं वोट की चोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इतना बड़ा वोट बैंक देख रही हैं, उनकी नजर में है कि भाई मिल जाए ये वोट बैंक, तो उसके लिए उस तरह का भी सोच रहे हो, उसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, देखिए, हमें तो आशा है कि हमारा काम होगा। अगर हमारी जीत, मैंने कल भी कहा था, हमारी जीत सरकार की जीत होगी और हमारी हार सरकार की हार होगी। कमांडर साहब एक सवाल और, दबी जुबान में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सरकारी अमले से वो बात करते हैं तो सरकारी अमला कहता है आपके वोटों की फिक्र ही नहीं है हमें, कितने होंगे आप, 1,85,00,000, ठीक है, वो इस तरह की बातें कहते हैं। और मतलब उनकी अकड़ बहुत है जो ऊपर वाले हैं। कुछ दबी जबान में लोग बता रहे हैं कि भाई जो ऊपर की जो लीडरशिप है वो कहती है हमें तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने तो ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। जो लोग अगर इस तरीके से कोई बात करता है तो इसका मतलब ये है कि वोटों के लिए वो राजनीति करते हैं। वोटों की राजनीति नहीं होती, सच्चाई की राजनीति जो होती है वो श्री कृष्ण भगवान ने खोजा हुआ एक शस्त्र है, बिना शस्त्र लड़ने का। और इसीलिए श्री कृष्ण को हम भगवान मानते हैं कि बिना शस्त्र के डिप्लोमेसी से जो किया जाता है उसे राजनीति कहते हैं। वो नीति है, वो नीति है, बिगर खून बहाए। और अगर कोई वोटों की बात करता है तो वो स्वार्थी मतलब का कहना हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सरकार वो होती है जो सबसे निचले पिछले वर्ग को, वो चाहे संख्या में कम हो, उसको गले लगाए, वो होती है सरकार, वो होती है राजनीति।
और उसी को साथ में लेके, सबको साथ में लेके जो चलेगा उसी के विजय अंत में होता है। ये जीतना हारना, देखिए वोट बैंक ये कोई एक मापदंड हो सकता है, लेकिन यशस्वी होने का मापदंड वो है कि जहां जनता के सारे अंग खुश रहे, सारे समाज के लोग खुश राम रहे। राज्य की बात कर रहे हैं। राम राज्य की बात नहीं भाई, व्यवहार की भी बात है। पैसे भरे यार इन लोगों ने, हाँ, ये बनता है, हक बनता है। पैसे भरे हैं, पैसों का हिसाब तो होगा। क्या सिर्फ आप अपनी चलाएंगे? बड़ा पहलवान हुआ तो क्या छोटे छोटे बच्चों को थप्पड़ मारते फिरेगा? नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा। ये नहीं चल सकता। ये आप सिर्फ जीत की बात नहीं करेंगे, अरे लोगों को तो जीतोगे आप, कैसे भी जीतोगे, रेवड़ियां बांट के जीतोगे। दिल जीतो, दिल और जीतने दिल की बात हो जीतो। रही है। दिल्ली जब टीम से एक कौन मुद्दे का दिल जीतोगे तो 10 आदमी का दिल आपके पास आएगा। दिल्ली टीम से इधर आ जाइए जरा। क्या लग रहा है, आज तो आप लोगों ने कमान संभाली है, बहुगुणा जी आप सब लोगों ने कमान संभाली है, क्या लग रहा है? हम जीतेंगे। हाँ। और हम लोगों का इतिहास रहा है कि हाँ। मजदूर जो है ना, आज तक हाँ। लड़के ही संघर्ष करके सारे कानून बनाए हैं और सारा अपना हक हकूक जो है ना, हाँ। संघर्ष से लिया है मजदूरों ने। हाँ। भाई मिनिमम वेज की लड़ाई हम लोगों ने लड़े हैं, पेंशन की लड़ाई हम लोगों ने लड़े हैं, पीएफ की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है, क्योंकि बहुत सारे जगह कहते हैं जब पहली क्रांति हुई थी तो उसके बाद जब फौज निकली थी मेरठ से तो पहला कब्जा दिल्ली पे करने के लिए निकली थी और दिल्ली पे आ गए थे वो, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब दिल्ली वाले तो यही हैं, क्या करें, क्या कब्जा करेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि ये संघर्ष हमारा सफलीभूत होगा और हम जो है ना लेके रहेंगे। ये अपना पेंशन जो है ना बढ़वा के रहेंगे। जब ये पेंशन का कानून बना था उस समय ही ये बना था कि इसमें जो है ना महंगाई के अनुसार जो है ना अमेंडमेंट होगा, ये बढ़ेगी। क्योंकि पेंशन हमारी बढ़ेगी, उतनी नहीं रहेगी जितनी है, लेकिन एक निरंकुश गवर्नमेंट है, सरकार है, जो बार बार हमारे लीडरों को बुलाकर आश्वासन देती है कि अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। मोदी जी से भी 2 बार हमारे जो है ना अध्यक्ष जो इस एजिटेशन को चला रहे हैं, रावत जी मिल चुके हैं या हमारी सारी टीमें मिल चुकी है, बार बार यही आश्वासन देते हैं कि अब बढ़ा रहे हैं, इनको बढ़ाना पड़ेगा। और आप कह रहे थे एक वोट की जीत होती है, लोकतंत्र में एक वोट होता है, एक वोट जिसका आगे हो गया वो जीत जाता है। आपको मालूम है कि अभी लोग 200 वोटों से, एक तो 145 वोट से क्योंकि हारा है, तो बहुत हम लोगों के पास हाँ, एक वोट की। बहुगुणा जी, आज तो आपकी टीम ने मोर्चा संभाल लिया है, ये सब व्यवस्थाएं करना, परमिशन लेना, लोगों को रुकने की व्यवस्था। दिल्ली टीम है वो नीचे नीचे काम करती है। मैंने ये देखा है कि दिल्ली टीम कभी नाम आगे नहीं करती कि भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जितने सारे राज्य जाते हैं सबका इंतजाम करना दिल्ली टीम के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि आप दिल्ली में हो और दिल्ली में एजिटेशन हो रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर दिल में इच्छा हो किसी को काम को करने की और उसे मुहिम तक पहुंचाने की, तो उस काम के लिए दिल्ली है। मैं यही बात गवर्नमेंट को भी बोलना चाहता हूँ कि जहाँ तक वोट और इसकी राजनीति, मंदिर मस्जिद इस तरह की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको करना ही है, दिल में इच्छा है, तो इन बुजुर्गों के बारे में सोचें। आप मन की बात तो करते हैं, मैं प्रधानमंत्री जी से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन की बात तो करते हैं, कभी इन बुजुर्गों के मन की बात को भी सुने, समझे, इनकी भावनाओं को देखें, इनकी हालत के ऊपर नजर रखें और उसके बाद एक फैसला दें। जहाँ तक रही वोट की राजनीति की, तो आपको पता होगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट एक वोट से गिर गई थी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो बोला नहीं जाती हैं लेकिन फील की जाती हैं। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इन बुजुर्गों की ज़्यादा लंबी चौड़ी डिमांडें नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड है। जो एक बड़ी बड़ी स्कीमों में करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपया नेताओं की जेबों से पकड़ा जा रहा है, घरों से पकड़ा जा रहा है। आप लोगों की इतनी पेंशनें जा रही हैं कि जिसे एक पैरेलल श्रीलंका जैसी गवर्नमेंट चल सके, इतना पैसा आप लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है। क्या आप अपनी एक पेंशन को छोड़ नहीं सकते? आप 6 पेंशन ले रहे हैं, हम कहते हैं आप एक पेंशन को छोड़ दें, तो इन बुजुर्गों की सारी पेंशनों की, इनकी दुख दर्द सब मिट जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनकी डिमांड को पूरा किया जाए। ये लोग जो है सड़कों पे इस उम्र में घूम रहे हैं, बरसात में भीग रहे हैं, धूप में पसीना बहा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो भी इस गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया इनकी डिमांडों को पूरा किया जाए। कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है, बहुत आराम से हो सकती हैं। ईपीएफओ के पास जितना पैसा पड़ा है उसमें जो इंटरेस्ट है उसी से इनकी डिमांडें पूरी हो सकती हैं। इतना करोड़ों अरबों रुपया जो अनक्लेम्ड है
जो कि ईपीएफओ उसके ऊपर कुंडली मार के बैठा हुआ है। मैं सरकार से कहता हूँ, तीनों चारों डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ, लेबर मिनिस्ट्री से, ईपीएफओ से और भारत सरकार से, कृपा करके हमारी मांगों को पूरा करें। हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। ये बुजुर्ग आपको आशीर्वाद ही देंगे। देखिए कितनी बड़ी बात कही है जो दिल्ली टीम है, कितनी गंभीर बात कही है। क्या कहा इन्होंने? कहा कि एक वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है। एक वोट का मैं थोड़ा सा आपको लोकतंत्र की व्यवस्था समझाता हूँ। लोकतंत्र होता है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में वोट पड़ता है और वोट पड़ने के बाद 70 से 80% वोटिंग होती है और बाकी तो वोट पड़ता है, लेकिन 70-80% में भी कई लोगों को वोट पड़ता है। तो हार जीत जो तय होती है वो 500 वोट, 1000 वोट, कहीं कहीं 40 वोट, कहीं कहीं 50 वोट, उससे हार और जीत तय होती है। और ये जो ईपीएफ परिवार है, ये 1 करोड़ के करीब, 85 लाख के करीब कह रहे हैं, ये खुद हैं, और इनमें कम से कम इनके परिवार को जोड़ लें तो 2-3 करोड़ लोग हो जाते हैं। अगर 2-3 करोड़ लोग ठान लें कि वोट को स्विप करेंगे, चेंज करेंगे, या वोट का परिवर्तन हो जाए, या ठान ना लें, परेशान हो जाएं और दुखी में आके कहीं इधर उधर हो गए, सरकार की पाले से हिल के दूसरे पाले में चले गए, तो 1% वोट, क्या मैं कह रहा हूँ, आधे % वोट भी अगर इधर उधर होता है तो सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें बैठ जाती है। सरकार हल्के में ना ले, क्योंकि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर वोट की बड़ी कीमत है और कभी कभी एक वोट इतना भारी पड़ जाता है तो उसको नानी याद आ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि नानी ना याद दिला दें। जो ईपीएस वाले हैं, सरकार को समझना चाहिए, लाइटली ना ले, और अगर लाइटली जो लेगी तो उसका जो भुगतान होगा वो सरकार को ही भुगतना होगा। आपको क्या लगता है, सरकार इनको हल्के में ले रही है? हल्के में ले रही है तो कम से कम आप तो इनका समर्थन करो। आप युवा हो, कल को आपका भी भविष्य बुजुर्ग हो गया, आप किसी काम करते हो, किसी ऐसे कारखाने में, औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हो, तो आने वाला भविष्य आपका ऐसा ना हो। इसके लिए आपको भी इनका साथ देना चाहिए, इनको हर संभव मदद करनी चाहिए, और इनकी मदद करोगे तो फिर ऐसा लगता है कि आप अपने आप की मदद करोगे।